और अब बात शेयर बाजार की। रजत, बिल्कुल दिक्कत है मार्केट पे कि 8196 का आज के दिन का ओपन है, उसी को हाई बनाया मार्केट ने और उसके बाद फिसल गए। अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं 8200 के लेवल को दोबारा अप्रोच करने का, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन आज एक अच्छी बात ये भी है कि बैंकिंग चल पड़ा है बड़े समय बाद, और आज जो गेनर्स है उसमें येस बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI, स्टेट बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो निफ्टी बैंक को दिन के उच्चतम स्तर पे ले आए हैं। तो एक शार्प रिबाउंड बैंकिंग स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा है। और पेरिफेरल्स में एक सेक्टर जो बहुत एक्टिव है वो है लॉजिस्टिक्स। ऐसे में कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जो ट्रेडर्स बाजार की शुरुआत में बना रहे हैं, वो बताते हैं आपको स्मॉल कैप रेडार। लॉजिस्टिक्स थीम है मार्केट की आज। गति, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, पटेल इंटीग्रेटेड, इन सभी स्टॉक्स पे आज एक्यूमुलेशन शानदार है। वो इसलिए क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक, और वैसे भी बजट से पहले ये एक ऐसा सेक्टर था जो अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स नहीं दे रहा था पिछले कुछ महीनों में देखे तो, लेकिन अब निचले स्रोत से पलटा तो बहुत स्मार्टली गेन्स कर रहा है। 6% का मूव आज पटेल इंटीग्रेटेड और गति, स्नोमैन जैसे स्टॉक्स में आज देखने को मिल रहा है। तो कंप्लीटली निचले स्रोत से खरीदारी बढ़ी। अब देखते हैं क्या इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ये तेजी भी और बढ़ती है कि नहीं। लिबर्टी शूज, आज जो लेदर से जुड़ी कंपनी है, शू मैन्युफैक्चरर्स, यहां पर तेजी है, जिसमें लिबर्टी 50 दिन की औसत एवरेज के ऊपर, और ऊपर से एक और है मिर्जा इंटरनेशनल जिसमें आज तेजी बन रही है। कॉर्ड्स केबल्स सभी एवरेजेस के ऊपर निकला है, 7% का मूव यहां पर मिला। और टेक्सटाइल में एक स्टॉक एक्टिव है जो है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। इसमें से ज्यादातर स्टॉक्स आपको सुबह स्टॉक्स फास्ट 50 में बताए गए थे, और बताया गया था कि बेट पॉजिटिव लगाएं सभी स्टॉक चलेंगे, जिसमें गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का भी नाम शामिल था। सकूमा एक्सपोर्ट्स बहुत समय बाद इसमें वॉल्यूम्स पिकअप होते हुए नजर आए हैं। और कामधेनु इस्पात लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से ये स्टॉक जो है काफी स्ट्रांगली ग्रिप में आया, अभी भी 3.5% के आसपास के गेंस देता हुआ नजर आया। प्रदीप हॉटचंदानी जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी नमस्कार। सबसे पहले तो निफ्टी पे बताएं, कल तो 8200 के ऊपर भी गए थे, लेकिन आज तो वो अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। अब क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल माने 8220, 8230 का, इसको क्या पार कर पाएंगे? मोमेंटम है क्या मार्केट में इतना? शुक्रिया रजत। देखिए, पिछले हफ्ते एक 300 पॉइंट की स्टीप रैली देखी गई थी और 2.5% का गेन देखा गया था, जो 3 महीने का हाईएस्ट वीकली गेन है। तो उसके बाद अगर 1-2 दिन का ब्रीदर आता है तो वो मार्केट के हेल्थ के लिए अच्छा गिना जाएगा। 8275 जो दिसंबर का टॉप है वो 200 DMA के साथ भी कहीं ना कहीं कोइंसाइड करता है, और वीकली चार्ट्स पे एक प्रीवियस टॉप भी है। तो उस लिहाज से 8275 एक मेजर हर्डल का काम जरूर करेगा, और एक स्टीप अप मूव के बाद निफ्टी इस लेवल के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेट हो तो वो एक्सपेक्टेड है। फॉर द टाइमिंग हम अपने क्लाइंट्स को एक 8080 8100 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट है, उसी के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की ज़रूर एडवाइस दे रहे हैं, और 8275 का एक हर्डल ज़रूर से देखना चाहिए। जब लिबर्टी शूज़ मैंने आइडेंटिफाई किया था तो 6-7% के आसपास के गेंस थे, लेकिन अब ये स्टॉक चढ़ा तो इसमें गेंस आ रहे हैं 14% के। 166 के लेवल पे पहुंच चुका है लिबर्टी दिन के उच्चतम स्तर पे। सर ये और क्या यहाँ से अभी एक्टिव होता हुआ नजर आता है आपको आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से? जिन्होंने पोजीशंस बनाई हो क्या करें? देखिए, आज की जो बड़ी अपमूव है उसके बाद ये 2 मेजर हर्डल के पास आ चुका है। इसका 200 दिन की एवरेज एज वेल एज इसकी 34 वीक की मूविंग एवरेज इसको करीबन 169-170 में रेजिस्ट कर रहा है, तो इसका क्रॉस होना ज़रूरी है। अगर ये लेवल डिसाइसिवली क्रॉस हो जाते हैं तो फिर एक नेक्स्ट टारगेट आएगा 185 का। कॉर्ड्स केबल्स 8% ऊपर है, तेजी भी और बढ़ेगी या फिर प्रॉफिट बुक कर लें कॉर्ड्स केबल्स पे? इसमें तो डेफिनेटली एक और गुंजाइश लग रही है, क्योंकि एक अच्छे कंसोलिडेशन और एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन ये दिखा रहा है। अर्ली चार्ट्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट भी मटेरियलाइज हुआ है, तो यहाँ पे एक मिनिमम टारगेट रहेगा 85 का, जो इसका प्रीवियस टॉप है, और 85 को अगर ये क्रॉस करता है तो फिर 90 से 92 की एक नेक्स्ट टारगेट आएंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड की एडवाइस रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 72। बॉटम फिशिंग बहुत स्ट्रांग हो गई आज लॉजिस्टिक्स शेयर्स में। आज ही नहीं, 2 ट्रेडिंग सेशन से लगातार ये स्टॉक्स जो हैं वो ग्रिप में आ रहे हैं। गति, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स या फिर पटेल इंटीग्रेटेड, अलकार्गो, कोई भी स्टॉक जो आपको लगता है कि मूव अभी बहुत पॉजिटिव साइड पे दे सकता है? देखिए, सारे स्टॉक्स में एक टाइम वाइज एज वेल एज प्राइस वाइज अच्छा हमने करेक्शन और कंसोलिडेशन देखा है पिछले कुछ महीनों में। तो मेरे हिसाब से सब में पोटेंशियल है कि और गेंस आ सकते हैं। गति में एक इमीडिएट टारगेट हम 126 का लेके चल रहे हैं, जो इसका प्रीवियस टॉप है, और उसके ऊपर ये 136 जो इसकी 200 DMA है वहाँ तक जा सकता है। इन सारे स्टॉक्स में जो रिलेटिवली कम गिरा है और स्ट्रॉन्गेस्ट है वो ऑल कार्गो है, जो अपने शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज इसके ऊपर चल रहा है, 200 DMA के ऊपर है। काफ़ी कम स्टॉक है लॉजिस्टिक्स स्पेस के जो 200 DMA के ऊपर है। तो यहाँ पे ऑल कार्गो हमारा एक प्रिफर्ड बेट है। यहाँ पे 202 का एक इमीडिएट टारगेट है, और उसके ऊपर ये 215 तक जा सकता है। चलिए, लेकिन बाजार में प्रॉब्लम है। देखिए, सभी सेक्टर्स इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप में नहीं है जैसे कि लॉजिस्टिक्स।
पर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर दबाव है, और आज वैसे ही 2 सेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे और कारण जानने की कोशिश करेंगे, ब्रोकिंग रिपोर्ट्स क्या कहती हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। मैं बात कर रहा हूं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की और साथ ही साथ आईटी क्षेत्र, जहां पर नेगेटिव खबरें अब रूल कर रही हैं। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, संदीप और साथ साथ पूजा। सबसे पहले संदीप, मैं आपके पास आता हूं, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में एकदम से क्या हुआ और इतना ज्यादा गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? देखिए, ब्रोकिंग हाउसेज काफ़ी नेगेटिव हो गए और खासतौर पे जो बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनको ज़्यादा झटका लग सकता है, ऐसा ब्रोकिंग हाउसेज का मानना है। एसबीआई और साथ ही साथ बैंकों ने जो बड़ी एमसीएलआर में कटौती करी है उससे ब्रोकिंग हाउसेज को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सरप्राइज हुआ है और उनका ये कहना है छोटी के मुकाबले जो बड़ी कंपनीज हैं इनकी जो अर्निंग्स है या तो फिर इनका जो कारोबार है उसके ऊपर बड़े डेंट देखने को मिल सकते हैं। उनका ये कहना है कि बैंकों की तरह जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनको भी अपनी जो दरें हैं उनमें कमी करनी होगी। अगर ये दरें घटाते हैं तो इनके जो लेंडिंग रेट्स हैं और साथ ही साथ जो बोरिंग रेट्स हैं, क्योंकि इनमें डिपॉजिट नहीं होते हैं, तो इनकी जो बोरिंग कॉस्ट होती है और साथ ही साथ जो लेंडिंग रेट है उसके बीच का जो अंतर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगर ये उसके अगेंस्ट फैसला करते हैं, यानी कि बैंकों ने जो दरें घटाई हैं उसके विपरीत अपनी दरों में कमी नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो ग्राहक हैं अपने लोन्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से स्विच करके बैंकों में शिफ्ट करेंगे। तो उस स्थिति में अगर आप देखें कारोबार में जो कमी है वो देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर ये बैंकों की तरह अपने जो दरें हैं उनमें कटौती करते हैं तो जाहिर सी बात है इनका जो अंतर है बोरिंग और लेंडिंग रेट में वो कम हो जाएगा। तो हो सकता है इनके जो मार्जिन है उसके ऊपर जो डेंट है वो देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि कुछ बड़ी ब्रोकिंग हाउसेज अगर आप देखें तो उन्होंने कुछ दिग्गज कंपनी जैसे LIC हाउसिंग है उनके जो NIM के अनुमान है FY18 और FY19 के उसमें कमी करना शुरू कर भी दिया है। तो उस लिहाज से देखा जाए जो बड़ी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसमें आप LIC हाउसिंग के अलावा HDFC को भी जोड़ लें तो उनके जो कारोबार है उसके ऊपर एक बड़ा डेंट देखने को मिल सकता है और यही कारण है कि स्पेस में जो प्रेशर है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर आप छोटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात करें जिसमें आप कैनफिन होम्स को ले लीजिए, ग्रुप फाइनेंस, रेपको होम फाइनेंस को ले लें, तो इनके कारोबार पर ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इनका जो कारोबार है उसके ऊपर पॉजिटिव असर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज है LIC हाउसिंग, HDFC जैसी, उनके मुकाबले अगर आप देखें तो इनका जो एडजस्टमेंट कॉस्ट है, क्योंकि ये नए सिरे से अपने जो लोन है उनको रीप्राइस करेंगे, अगर दरों में कटौती को ये भी पास ऑन करते हैं तो इनकी जो एडजस्टमेंट कॉस्ट है बड़ी कंपनी से मुकाबले देखें तो काफ़ी कम होगी। ब्रोकिंग हाउस का ऐसा मानना है कि जो कंपनियां हैं इनकी जो लोन बुक है बड़ी कंपनी के मुकाबले काफ़ी छोटी है, तो उस लिहाज से इनका जो खर्च है वो भी काफ़ी कम देखने को मिलेगा। और वैसे भी चूंकि ये बैंकों से पैसा बोरो करके लेंड करते हैं आगे अपने ग्राहकों को, तो बैंकों ने जो MCLR में कटौती करी है उस वजह से इनकी जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी, जिस वजह से हो सकता है कि इनके मार्जिन में शायद छोटी अवधि में पेन के बाद जो एक बड़ा एक उछाल है वो भी शायद देखने को मिले। तो उस लिहाज से देखा जाए जो छोटी कंपनीज है उनके ऊपर ज्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा। कोई ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट आप शेयर कर सकते हैं बड़ी कंपनियों को लेकर जहां पर आप बोल रहे हैं कि दिक्कतें बढ़ेंगी? जैसे मैंने कहा LIC हाउसिंग पे रिपोर्ट आई है, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई और साथ ही साथ क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है। दोनों ब्रोकिंग हाउसेस ने अगर आप देखिए तो इनके जो टारगेट प्राइसेस है उसमें कटौती करी है। मॉर्गन स्टैनली ने रेटिंग ओवरवेट से घटाकर इक्वल वेट करी है। टारगेट प्राइस 700 रुपये था, अब उसे घटाकर उन्होंने 560 रुपये कर दिया। उनका ये कहना है कि उनको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सरप्राइज हुआ इससे, और उनका ये भी कहना है कि छोटी अवधि में 1 से 2 तिमाही तक एक तो जो प्री पेमेंट है ग्राहकों की ओर से वो बढ़ सकता है और साथ ही साथ अगर आप देखिए जो लोन की प्राइसिंग है उसका दबाव भी इस कंपनी को झेलना पड़ सकता है। और यही कारण है कि उन्होंने FY18 से 19 का जो औसतन NIM अनुमान है उसमें 35 बेसिस पॉइंट की कमी करी है। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस इन्होंने भी काटा है। 670 रुपये का पहले टारगेट प्राइस था, अब उसे घटाकर 620 रुपये किया। चलिए, प्राइस में रिवीजन है और डाउनवर्ड साइड पर प्राइस को रिवाइज किया गया। लेकिन एक और सेक्टर की बात करते हैं, वो है ITR एकदम से सुर्खियों में आ गया और वो भी नेगेटिव रीजंस की वजह से, और सबसे ज्यादा टूटने वाले स्टॉक्स निफ्टी पे IT के ही हैं। पूजा, क्या कारण? जी, काफ़ी सारे बड़े जानकार जिसमें कि एवरेस्ट ग्रुप का भी नाम शामिल है, उनका मानना है कि आगे चलकर IT कंपनियों की आय में 2017 में IT कंपनियों की आय में 3% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो IT ग्राहक हैं वो अब आउटसोर्सिंग के पक्ष में नहीं है। उनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अब क्लाउड, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज़्यादा है, जिसके चलते IT कंपनियों की जो आय है उसमें एक कट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर IT कंपनियों ने पहले ही अपनी ग्रोथ की गाइडेंस हटा दी थी और NASSCOM भी ग्रोथ टारगेट 10 से 12% से घटाकर अब 8 से 10% कर दिया। और यही नहीं, विशाल सिक्का ने भी अपने कर्मचारियों को ऑटोमेशन को लेकर एक अलर्ट भेजा है, जिसमें कि उनका मानना है कि अब कर्मचारियों को ऑटोमेशन अपनाना होगा, क्योंकि सेक्टर में ऑटोमेशन से जुड़ी कंपनियों का भी अधिग्रहण आगे चलकर संभव है। ये तो एक समस्या है ही, इसके अलावा कुछ मैक्रो लेवल पर भी कुछ दिक्कतें हैं कंपनी के लिए। कंपनी ब्रेक्जिट और अमेरिकी चुनाव की वजह से काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने अपनी IT स्पेंडिंग घटा दी है। डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी की प्राइसिंग को
लेकर दिक्कतें हैं और सेक्टर में क्रॉस करेंसी की भी दिक्कतें जारी है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसकी वजह से FY 17 और 18 में हम देखेंगे कि IT कंपनियों के लिए कुछ दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया पूजा आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, संदीप आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो IT में रेवेन्यू विजिबिलिटी को लेकर चिंता पैदा हो गई है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, क्योंकि बैंकों ने MCLR रेट कटौती की है तो उसमें मार्जिन हिट होंगे बड़ी कंपनियों के, ऐसी कुछ संभावना बताई जा रही है। प्रदीप, आपकी राय, ये LIC हाउसिंग, इंडिया बुल्स हाउसिंग जैसे स्टॉक्स टूटे हैं पिछले कुछ दिनों में, HDFC पे दबाव देखने को मिला और IT स्टॉक्स आज टूट रहे हैं, इन दोनों क्षेत्र पे आपकी राय? देखिए, एज फार एज IT कंसर्न है कि हमारा इस सेक्टर पे तो काफ़ी टाइम से एक नेगेटिव व्यू चल रहा है और एक HCL टेक को छोड़ के बाकी सारे फ्रंटलाइन IT स्टॉक्स पे तो अभी भी हमारा नेगेटिव व्यू है। HCL टेक एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर काउंटर है इस सेक्टर का और अगर ये अपने 860 के लेवल को क्रॉस करता है जो इसका मेजर रेजिस्टेंस है तो इसमें काफ़ी अच्छा उछाल आने की गुंजाइश है। तो उसको छोड़ के बाकी सारे स्टॉक्स पे अभी भी हम नेगेटिव है। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये जो रिसेंट अंडर परफॉर्मेंस है उसके बाद काफ़ी अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास आ गए हैं। LIC हाउसिंग अपने 200 DMA पे खड़ा है जो 518 के आसपास है। HDFC अपने 34 मंथ मूविंग एवरेज के आसपास है। तो अभी हम इसको राइट ऑफ नहीं करेंगे, अभी भी लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है और अभी भी इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट पोजीशन है उसको होल्ड किया जाना चाहिए। चलिए, लेकिन रोज बरोज हम आपके लिए एक फंडामेंटल आइडिया लेकर आते हैं। ब्रोकिंग हाउस रिपोर्ट जहां पर पॉजिटिव है 8183 के लेवल पे निफ्टी, लेकिन सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े। सुमित, बताएं आज फंडामेंटल पे कौन सी है? शुक्रिया रजत। आज क्योंकि टेक्सटाइल स्पेस में बज़ है तो वह शेयर भी वहीं से चुना गया है। KG डेनिम को चुना गया है। चुनने की वजह एक तो अच्छे नंबर्स पिछली तिमाही में कंपनी ने पोस्ट किए थे, करीब 6 गुना कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा था लास्ट क्वार्टर के अंदर। एक अच्छे नंबर्स के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, कैश साउंड है। ऑपरेटिंग फ्रंट पे भी अगर बात करें तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उनमें करीब 5% का इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ा। रादर नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के 4 से 5% इंप्रूव होकर आए। डेट कंडीशन इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आप कैश EPS देखें तो करीब 18 रुपये की कैश EPS है कंपनी वाली। 100 रुपये के शेयर में आपको 18 रुपये के आसपास ही सिर्फ कैश EPS दिख रही है। तो एक अच्छे कैश की सिचुएशन है कंपनी की। प्रमोटर करीब 60 से 70% के आसपास की हिस्सेदारी ओन करते हैं और बहुत ही मिनिमल जो हिस्सेदारी है वो गिरवी भी है, लेकिन हाँ ड्रिवन ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी साउंड है। बड़े कंपनी के पास क्लाइंटेल है जो कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड है। तो कई सारे ऑपरेशंस पे यानी कई सारा एक्सपोर्ट भी कंपनी करती है, जिस तरह डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आई है। ये माना जा रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड जो कंपनी की रियलाइजेशन है वो भी इंप्रूव होने की उम्मीद है। और वैसे भी टेक्सटाइल स्पेस आमतौर पर बजट से पहले एक मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ता है। कई सारी स्कीम जो है उसको लेकर भी घोषणा होते हुए दिखाई पड़ती हैं। इन्हीं सब ट्रिगर के आधार पर 100 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलने की राय दी जाए। दिन के उच्चतम स्तर पे है, अब 4% के रिटर्न डिलीवर कर रहा है और 100 का टारगेट है। ब्रोकिंग रिपोर्ट्स जो फेयर वैल्यू समझते हैं स्टॉक की। KG डेनिम में मूव पॉजिटिव है। एक और स्टॉक है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स जिसपे आज बेट लग रही है 6%। आज ही नहीं, पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से गोकुलदास एक्सपोर्ट्स वन वे ट्रैक पर है। प्रदीप जी, आपकी रिकमेंडेशन कौन सी होगी मार्केट्स पे अभी? मेरे हिसाब से जो आज एक GST की वजह से ही एक और यहाँ बजट के हिसाब से जो एक सेक्टर लाइमलाइट में है वो रेलवे के काउंटर्स हैं। टिटागढ़ वैगन और टेक्सरेल दोनों में एक अच्छे वॉल्यूम देखे जा रहे हैं। दोनों ही करीबन अपने कल के जो वॉल्यूम है उससे आधे से ज़्यादा वॉल्यूम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे टेक्सरेल में पे मेरी पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पे 110 के स्टॉप लॉस और 120 के टारगेट से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। साथ ही टिटागढ़ वैगन और एक स्टॉक है, यहाँ पे भी 124 के स्टॉप लॉस और 135 के टारगेट से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। चलिए, एक स्टॉक अभी देख लीजिए, वो है जय कॉर्प जिसमें एकदम से जो तेजी है वो बढ़ती हुई नजर आई है, और एक है रिको ऑटो जो दिन के उच्चतम स्तर पर काम कर रहा है। इन दोनों ही स्टॉक्स पे मोमेंटम जो है वो शानदार देखने को मिल रहा है दिन के उच्चतम स्तर पर। प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।